व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम टू आवर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दरमियान इनका क्या किरदार होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स इन SDLC। तो SDLC का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। और सिस्टमेटिक का मतलब यही है कि एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम कोई भी सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो डिफरेंट तरह के प्रोसेस मॉडल्स इस्तेमाल करती हैं। और किस लिए? टू इंश्योर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ड्यूरिंग द पाथ ऑफ द SDLC। यानी जो सॉफ्टवेयर की पूरी लाइफ है, जो उसकी डेवलपमेंट है, वो क्वालिटी और एक्यूरेसी के मुताबिक हो। तो ये होता है काम प्रोसेस मॉडल्स का। बाय डूइंग थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर वी सेव टाइम एंड एफर्ट। जब हम कोई भी काम एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के तहत करते हैं, एक प्लान के तहत करते हैं, तो उसमें वक्त भी बचता है और एफर्ट भी बचता है। यानी हम सब काम फैलाते नहीं हैं, बल्कि तरीके से एक एक काम को स्टेप वाइज करते हैं। तो उससे हमारा टाइम और एफर्ट सेव होता है। अब आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट ऑल्सो रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, हेंस द प्रोजेक्ट रिस्क डिक्रीसेस। इसका मतलब ये है कि अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं है प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने होंगे, और प्रोजेक्ट हम कितने वक्त में इसको पूरा कर सकते हैं, इसके कंप्लीशन रेट कितना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होता है अगर हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, यानी किसी प्रोसेस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का पता होता है और इससे हमारा रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो अब बात करेंगे प्रोसेस मॉडल के फेजेस पर। तो ये वो फेजेस हैं जो किसी भी प्रोसेस मॉडल में होते हैं या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फेज़ है वो है आइडिया या कंसेप्शन। तो ये वो फेज़ है जब यूज़र को कोई आइडिया समझ में आता है कि ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका हल फला सॉफ्टवेयर से निकल सकता है, या किसी डेवलपर के जहन में किसी ऐप का आइडिया आता है। तो ये वो स्टेप होता है। बेसिकली इस स्टेप को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता और इसको इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन ये एक स्टेप होता है। तो अब सेकंड फेज़ हमारा आ जाता है इनिशियल प्लानिंग या रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो बहुत से लोग इनिशियल प्लानिंग को यहाँ पर अलग से लिखते हैं। तो बेसिकली इनिशियल प्लानिंग ये होती है कि आपने एक सॉफ्टवेयर की इनिशियल कॉस्ट लगा दी, एक अंदाज़ा लगा लिया कि सॉफ्टवेयर इतने तक का बनेगा। उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। तो आपने एक अंदाज़ा लगा लिया, अच्छा, और आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि सॉफ्टवेयर इस फेज़ से गुजरेगा तो उसमें इतना टाइम लगेगा, यानी टाइम एस्टिमेट लगा लिया कि ये हमारा मखसूस टाइम होगा जिस पर प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीशन उसका रेट भी लगा लिया कि इतना % हमें चांस है कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। तो इन सब की जो प्लानिंग होती है ये आ जाती है इनिशियल प्लानिंग में। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है, प्लानिंग की जहाँ तक बात की जाए तो प्लानिंग हमारे पूरे सॉफ्टवेयर बनाते हुए बहुत सी तरह की प्लानिंग आती है, और प्लानिंग ओवरऑल चलती ही रहती है। हमारी हर स्टेप से पहले कुछ ना कुछ प्लानिंग तो होती ही है। तो यहाँ पर बात हो रही है इनिशियल प्लानिंग की। उसके अलावा रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है वो भी इनिशियल प्लानिंग की जगह यूज़ हो जाता है। यानी इनिशियल प्लानिंग जो है इसको हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो बहुत सी जगह इनिशियल प्लानिंग को भी नहीं लिखा जाता। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम यूज़र से जो रिक्वायरमेंट्स लेते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं कि ये कितनी सही हैं, या कितनी सेंसेबल हैं, या इनको चेंज किया जा सकता है, या हम काम को किसी और पॉसिबल तरीके से जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आ जाती हैं।
उसके बाद हमारा आता है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन या एसआरएस। इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक डॉक्यूमेंट का नाम है जो कि हम सॉफ्टवेयर की जिसमें सारी स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, और इसमें हर चीज़ इंक्लूड होती है कि हमने यूज़र से जो भी रिक्वायरमेंट्स ली होती हैं। यानी हमने यूज़र से रिक्वायरमेंट ली है कि सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें लाजमी है, ये चीज़ हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो वो जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें हम एक डॉक्यूमेंट में, एक एसआरएस में लिख देते हैं। और ये डॉक्यूमेंट इसलिए होता है, ये एक सबूत के तौर पे होता है कि हमने यूज़र से एक बात कर ली है कि अगर वो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स देगा बाद में या रिक्वायरमेंट्स चेंज करेगा तो उसकी भी इसमें कॉस्ट लगा दी जाती है कि अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स डलवाएंगे या रिक्वायरमेंट्स को बाद में चेंज करेंगे ज़्यादा तो आपकी एडिशनल ये कॉस्ट होगी, ताकि किसी की बात ख़राब नहीं हो कि अगर यूज़र बोल रहा है कि मेरी ये चेंजेस करो और हम कहें कि नहीं हम नहीं कर सकते, इसमें ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में लिख दी जाती हैं और सारे स्टेक होल्डर्स इस पर साइन कर देते हैं। अब उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन फेज़। तो ये डिज़ाइन फेज़ अगर आप इसको सिर्फ पढ़ें तो आपके जहन में ये आएगा कि शायद सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन की बात हो रही है। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर का थीम क्या होगी, उसमें कितने बटन्स होंगे, उन सब की बात हो रही है। लेकिन असल में ये डिज़ाइन वो डिज़ाइन नहीं है। ये डिज़ाइन असल में एक ब्लूप्रिंट है। जैसे कि अगर मिसाल दूं, एक गाड़ी है तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, यानी उसमें कौन सा इंजन लगेगा, उसमें कितनी सीटें होंगी, उसमें कितनी खिड़कियां होंगी, फोर व्हीलर होगी या टू व्हीलर होगी। तो ये सब हम गाड़ी के डिज़ाइन में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन में इंक्लूड होती हैं। और सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा, ये चीज़ भी डिज़ाइन में इंक्लूड हो सकती है। यानी उसकी कोई अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली डिज़ाइन जो होता है वो भी रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होता है कि अगर यूज़र ने कितनी चीज़ों का हमें कहा है तो हम उसके हिसाब से उसका डिज़ाइन बना रहे हैं कि क्या उसका विजुअल डिज़ाइन ज़रूरी है, यानी वो कैसा दिखे। अगर वो ज़रूरी है तो उसके लिए भी हम डिज़ाइन के फेज़ में प्लानिंग करेंगे। वरना जो डिज़ाइन का असल काम है वो ये है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स को हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे और उसकी सारी प्लानिंग इस फेज़ में होती है। यानी कि जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर हम बैंक की एप्लीकेशन बना रहे हैं, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम डिज़ाइन के फेज़ में ये तय करेंगे कि अच्छा चलो इसमें डिपॉज़िट का मॉड्यूल होगा, इसमें विड्रॉल का मॉड्यूल होगा, इसमें चेक बैलेंस का मॉड्यूल होगा, या एक मॉड्यूल हम रख लें अकाउंट्स मॉड्यूल जो कि अकाउंट्स को हैंडल करे, और एक कोर मॉड्यूल रख लें जो कि इन सब से कम्युनिकेट करे। इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है कि वो उसकी प्लानिंग की जाती है कि उसका डिज़ाइन क्या होगा। तो ये चीज़ होती है डिज़ाइन फेज़ में। तो इसमें विजुअल डिज़ाइन इंक्लूड हो सकता है कि सॉफ्टवेयर कैसा दिखे, और नहीं भी हो सकता। ये रिक्वायरमेंट पे बेस करता है कि हमें किस किस चीज़ की प्लानिंग करनी है। तो डिज़ाइन के बाद जो फेज़ आता है हमारा डेवलपमेंट का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल सॉफ्टवेयर को हम बना रहे होते हैं। यानी जो डेवलपर होता है वो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करता है। तो ये होता है ये कहलाता है उसका डेवलपमेंट फेज़। और कंस्ट्रक्शन और इम्प्लीमेंटेशन भी सेम ही चीज़ है, यानी एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। तो इस अगले फेज़ में हम अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग या वेरिफिकेशन करते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर हमने डेवलपमेंट की स्टेज पर बनाया होता है उसको हम टेस्ट करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर से हम उम्मीदें लगा रहे हैं कि ये फ़ला फ़ला काम करेगा या इस स्पीड से इस एक्यूरेसी से काम करेगा, तो क्या वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है वो सारे फंक्शंस और फीचर्स। तो वो सब आते हैं टेस्टिंग के फेस में। और टेस्टिंग बहुत तरह की होती हैं। यूनिट टेस्टिंग भी होती हैं जिसमें एक एक मॉड्यूल को अलग अलग टेस्ट किया जाता है, और बीटा टेस्टिंग भी होती है जिसमें यूज़र्स टेस्ट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को। तो बहुत तरह की टेस्टिंग होती है जिससे हम ये फाइनलाइज करते हैं कि सॉफ्टवेयर इस काबिल है कि उसे डिप्लॉय किया जाए।
जो कि हमारे अगला फेज़ है, डिप्लॉयमेंट या इंस्टॉलेशन। तो ये भी एक ही चीज़ है। तो डिप्लॉयमेंट यही है कि हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल काबिल है, हमने सारी टेस्टिंग उसकी कर ली है, तो अब हम इसे यूज़र एंड पर इंस्टॉल कर देंगे या डिप्लॉय कर देंगे ताकि यूज़र उस पर काम शुरू कर सके। और आखिरी जो हमारा फेज़ है वो होता है मेंटेनेंस फेज़, यानी हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, हमने यूज़र को डिलीवर भी कर दिया, उसके एंड पर इंस्टॉल भी कर दिया। तो अब मेंटेनेंस का आ जाता है कि ये भी एसआरएस में तयशुदा होता है कि हमने यूज़र को ये कहा होता है कि हम जैसे कि हम 1 ईयर तक फ्री मेंटेनेंस देंगे। अगर उसके बाद आपको मेंटेनेंस करानी हो तो उसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो या फिर बाज़ जगह लाइफ टाइम मेंटेनेंस भी होती है। तो मुख्तलिफ इसकी शर्तें होती हैं एसआरएस में कि मेंटेनेंस जो होती है वो हम कब तक जारी रखेंगे और किस मेयार से जारी रखेंगे। तो ये होते हैं फेजेस ऑफ प्रोसेस मॉडल्स। और ये फेजेस कोई बिल्कुल सॉलिड फेजेस नहीं है, यानी ये सब इंक्लूड होने चाहिए। जो भी प्रोसेस मॉडल है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्शनल मॉडल होते हैं, तो ये बिल्कुल सॉलिड नहीं होते। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग इनिशियल प्लानिंग को अलग कंसिडर करते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद आप एक और प्लानिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग का फेज़ रखें, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। यानी जब एक रिक्वायरमेंट्स हमने कंप्लीट ले ली तो एक हमारा फेज़ होगा जिसमें हम प्रोजेक्ट की सारी प्लानिंग करेंगे रिक्वायरमेंट लेने के बाद। तो ये मुख्तलिफ तरह से लोग इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। यानी कोई इनिशियल प्लानिंग लिख रहा है, कोई रिक्वायरमेंट लिख रहा है, कोई आइडिया कॉन्सेप्शन को सीरियसली ले रहा है, कोई नहीं ले रहा। तो ये सब चीज़ें वेरिएबल हैं और लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्हें लिखते हैं, मुख्तलिफ तरीके से इन्हें सोचते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से इन प्रोसेस मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बिल्कुल सॉलिड चीज़ नहीं होते। यानी हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोसेस मॉडल होते हैं वो कुछ हद तक ओपन फॉर डिबेट होते हैं या ओपन फॉर अपग्रेड होते हैं। यानी इनमें कुछ ना कुछ आप ऐड कर सकते हैं, इस पे बात की जा सकती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ कहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए सही है, और मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स का मुख्तलिफ इनके बारे में ख़याल हो सकता है। तो ये बिल्कुल सॉलिड चीज़ नहीं है कि एक चीज़ है उस पर लाजमी उसी पे अमल करना है। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है मुख्तलिफ प्रोसेस मॉडल्स के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा अपनी स्लाइड्स में कि हर जगह प्रोसेस मॉडल्स लिखा हुआ था, यानी प्रोसेस मॉडल कोई एक नहीं होता बल्कि काफ़ी सारे हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स इस्तेमाल करती हैं। तो हम आगे आने वाली वीडियोस में पार्ट 1 में इन सारे प्रोसेस मॉडल्स को देखेंगे। ये सारे काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे वाटरफॉल और प्रोटोटाइप वगैरह। उसके बाद हम देखेंगे वी मॉडल, बिग बैंग और रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, और उसके अलावा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को। और उसके बाद जो आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट, पॉपुलर और जो इस्तेमाल होने वाले प्रोसेस मॉडल हैं, यानी एजाइल, और ये सारी एजाइल की टाइप हैं, यानी स्क्रम, एक्सट्रीम और क्रिस्टल। तो इन सब प्रोसेस मॉडल्स को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।